आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन हिस्ट्री बाय लोकेश। तो देखिए, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे राजवंश के बारे में बताऊंगा जिसकी वीरता और जिसका जो शासन का वो तरीका था वो आज भी लोग उसको अपनाते हैं। अर्थात वो जो वंश था वो मौर्य था और उसके जो शासन की जो नीतियाँ थी वो चाणक्य के द्वारा बनाई गई थी, जिनका हम आज भी अनुसरण करते हैं। ये कितनी एक सोच की बात है कि आज से हजारों वर्ष पहले जो शासन के तौर तरीके उस मौर्य वंश में लिए गए थे या किए गए थे कौटिल्य के द्वारा, ऐसे ही तौर तरीके आज हम अपनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मौर्य वंश के बारे में। एक ऐसा राजवंश जो लगभग ईसा पूर्व 322 ईस्वी में भारत पर स्थापित होता है और जो अंतिम जो राजा था भद्रबाहु, उसके साथ ये वंश समाप्त होता है 185 ईसा पूर्व में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे वो जो समय था उस प्राचीन काल के इतिहास के बारे में आपको एक बात बताता हूं कि वहां जो शासन का संचालन होता था, जो सत्ता की जो चाबी थी वो जहां से शुरुआत उसकी होती थी, जहां से संचालन उसका होता था, वो स्थान था मगध। मगध से सत्ता का संचालन होता था। जैसे आपने पढ़ा हो मध्यकालीन भारत में दिल्ली से सत्ता का संचालन होता था। ठीक है दोस्तों, भारत पर मौर्य वंश जब स्थापित हुआ उससे पहले कौन कौन से वंश थे या उसके बाद कौन कौन से वंश हुए, उनके बारे में आपको एक छोटी सी डिटेल ये बता देता हूँ। हिंदुस्तान में स्थापित होने वाला पहला राजवंश था हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंदवंश और नंदवंश के बाद आया था मौर्य वंश। यानी पहला था हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, उसके बाद शुंग, कण्व, शतकर्णी, फिर यवन, फिर वाकाटक, उसके बाद गुप्त, वर्धन, पाल और उसके बाद शासक आते हैं राष्ट्रकूट, प्रतिहार, फिर चोल, फिर चालुक्य और फिर पल्लव। उसके बाद गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, फिर मुगल आते हैं, फिर शेरशाह सूरी आता है, उसके बाद फिर मुगल वापस आते हैं और फिर उसके बाद जो आप सुनते हैं कि पुर्तगाली वगैरह हैं, अंग्रेज वगैरह हैं, डच लोग यहाँ आए थे, फ्रांसीसी वगैरह आए थे। यानी इतने लोगों ने भारत की सत्ता पे शासन चलाया था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतने राजवंशों ने भारत पर राज किया था। हम शुरुआत करें आज मौर्य वंश के बारे में। उससे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि मौर्य वंश की जब स्थापना हुई थी 322, उससे पहले का थोड़ा सा तो इतिहास हम उसको देखते हैं। हिंदुस्तान पे राज करने वाला पहला जो वंश था वो था हर्यक। ये वंश पहला था जिसने राज किया था और राज जो उसका क्षेत्र था वो था मगध। ठीक है दोस्तों, मगध में शासन किया था पहला राजवंश था हर्यक। ऐसा बताते हैं कि इस हर्यक वंश के पहले शासक बिंबिसार ने उस समय काशी पर जो शासन करते थे ब्रह्मदत्त, उनको हराकर इस काशी को मगध में मिला दिया और अब पूरी तरह से मगध का शासन भारतवर्ष में स्थापित हो जाता है। हर्यक वंश जिसके प्रमुख 4 शासक हुए हैं और इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। अर्थात जो भी राजा हुए हैं, जैसे पहला हुआ बिंबिसार, उसके बाद आया अजातशत्रु, उसके बाद आया उदयन और उसके बाद आया ये नाग दशक जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला हो गया बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन और नाग दशक। ऐसा बताता है इतिहास कि सब ने अपने अपने पिता की हत्या कर कर और गद्दी को हासिल किया था। बिंबिसार को मारा इसने, अजातशत्रु को मारा उदयन को मारा इसने। तो इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं।
आगे चलते हैं। हर्यक वंश जब समाप्त होता है उसके बाद सत्ता आती है शिशुनाग वंश की, और इस वंश को स्थापित करने वाला व्यक्ति था शिशुनाग। उसके बाद इसका पुत्र तालाशोक शासन करता है, और तालाशोक के बाद नंदीवर्मन शासन करता है। होता क्या है, नंदीवर्मन का जो खवास था, अर्थात जो सैन था या नाई था, वो महापद्म नंद था। उसके ही शासन क्षेत्र में उसी के पास रहता था, उसको थोड़ी बहुत जागीर भी दे रखी थी। तो एक दिन उसने क्या किया, महापद्म नंद ने कि इस नंदी वर्मन की गर्दन को उस तरह से काट दिया, खुद शासक बन बैठा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि हिंदुस्तान में राज करने वाला पहला शूद्र वंश कौन सा है, तो शूद्र वंश पहला जो बताते हैं वो है नंद वंश। ठीक है दोस्तों, इस नंद वंश का पहला शासक था महापद्म नंद, जिसने नंदीवर्मन की हत्या की थी और खुद मगध की गद्दी पे बैठा था। उसके बाद अगला शासक घनानंद। ये घनानंद वो व्यक्ति था जिसकी क्रूरता से परेशान होकर उसके क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा व्याकुल थे। सभी को ये उम्मीद थी कि कोई ऐसा राजा आए, ऐसा शासक आए कि हमें इससे मुक्ति दिलाए, लेकिन हर चीज में एक समय लगता है। और फिर होता क्या है, एक बार सिकंदर का आगमन भारत पर होता है। सिकंदर जब भारत पे हमला करता है तो उस हमले की सूचना तक्षशिला के अध्यापक चाणक्य को लग जाती है। वो चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जब वो उसकी सूचना लेकर घनानंद के पास जाता है तो घनानंद पहले से ही, मैं आपको यहाँ एक चीज समझा रहा हूं, पहले से ही ब्राह्मण क्षत्रिय इन लोगों के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि तुम लोगों ने हमारा शोषण किया है। तो जब उसको ये सलाह देता है तो घनानंद उसको लात मारकर अपने शासन से भगा देता है कि चला आया मुझको सलाह देने वाला, मैं मगध का राजा हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। और होता कौन है सिकंदर मुझ पर हमला करने वाला? मेरे पास तो 2 लाख की पैदल सेना, 20,000 घोड़ों की सेना, 3,000 हाथियों की सेना और 2,000 रथ पर बैठे वीर राजा थे। मुझे कौन हरा सकता है? लेकिन अभिमान किसी का आज तक टिका नहीं है, अभिमान सबका मिटा है। उसी दरबार में चाणक्य प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि मैं अब मेरे केस उसी दिन भागूंगा जिस दिन मैं तुझे मगध की गद्दी से हटा ना दूं। ठीक है दोस्तों, तब ये क्या करता है, घनानंद को हराने के लिए नई नई युक्ति देखता है कौन? कौटिल्य। और तब मिलता है ये किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे इस मौर्य वंश के बारे में कहानी पढ़ते हैं। मौर्य वंश जो 322 ईसा पूर्व से है और 185 ईसा पूर्व तक चला। इस मौर्य वंश का पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था, जैसा इतिहास के अनुसार हम पढ़ते हैं या देखते हैं। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, जैसा कि इसका जन्म बताया जाता है, जन्म के बारे में 2 मत हैं। पहला बताते हैं 347 ईसा पूर्व और एक बताया जाता है 344 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, हुआ कहां पे है? पाटलिपुत्र में, पटना पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, माता, इसकी माता थी मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूरा और पिता थे इसके स्वार्थ सिद्धि। और बताते हैं लोग कि ये एक डाकू थे। सबसे पहले मां के बारे में जान लेंगे। जिस इतिहास कहता है कि इस मौर्य वंश का जो नामकरण हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूरा के कारण ही हुआ है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि हिमालय की तलहटी में मौर्य नामक एक जाति थी। ठीक है, उसके कारण इस वंश का नाम ये हुआ था मौर्य, और मूरा उस वंश की थी, उस जाति की थी। ठीक है दोस्तों,
लेकिन विष्णु पुराण क्या कहता है? विष्णु पुराण कहता है कि ये वंश शूद्र था। हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ विष्णु पुराण कहता है कि जो ये लोग थे ये शूद्र थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है जैन और बौद्ध धर्म को। जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार ये वंश क्षत्रिय था। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार वंश क्षत्रिय है और विष्णु पुराण के अनुसार शूद्र है। ऐसा बताते हैं जब चाणक्य वहां से आया था, घनानंद ने जब इसको वहां से अपमानित करके भगाया था, तो ये जगह जगह घूमता है और एक ऐसे वीर योद्धा की तलाश में होता है कि जो इसके अपमान का बदला घनानंद से ले सके। होता क्या है, उसके बाद ये जगह जगह जब घूमता है तो बिहार वाले क्षेत्रों से निकलकर जब चलता है तो इसको एक बच्चा अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलता हुआ नजर आता है और ऐसा बताते हैं कि कोई एक जंगली जानवर उस समय हमला करता है और ये चंद्रगुप्त उनको बचा लेता है, अपने साथियों को। इस घटना को देखकर जब बताते हैं कि उसने पूछा कौटिल्य ने कि आप अभी इतने बड़े नहीं हैं और आप एक ऐसे जानवर के साथ भिड़ गए, तो ऐसा आपने कैसे किया? तो वो कहता है कि इस खेल में मैं राजा हूं और ये बच्चे मेरे प्रजा है और राजा प्रजा की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। फिर इसके दिमाग में यही बात आती है चाणक्य की कि ये वो व्यक्ति हो सकता है या ये वो लड़का हो सकता है जो मेरे अपमान का बदला ले सके। फिर क्या करता है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये अपने मामा के पास रहता था और ये मामा से कहता है कौटिल्य कि ये बच्चा मुझे चाहिए। मामा चंद्रगुप्त मौर्य से परेशान था, कोई काम नहीं कुछ नहीं, दिन भर खेलता रहता। वो मजाक में कहता है कि हाँ मैं इसको आपको दे दूंगा, लेकिन 1000 कारसा पाउंड लेने आपको देने होंगे। कितने? 1000 क्या देने होंगे? कारसा पाउंड देने होंगे। ये उस समय मुद्रा थी। जैसे सोने के सिक्के उस समय निष्ठ होते थे, चांदी के सिक्के उस समय पण होते थे, ऐसे ही चांदी और तांबे को मिलाकर जो सिक्का बना था उसको कहते थे कारसपान। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करता है कौटिल्य उसको 1000 कारसपान देता है और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले आता है। आगे चलते हैं। कुछ यूनानी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस है, ये कुछ कहते हैं कि इसका नाम एंड्रोकोटस है। इन दोनों नामों के बारे में जो यूनानियों ने कहा था उसके बारे में मुख्य बात बताने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ही वो व्यक्ति था जो कहता है कि यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य को इन नामों से पुकारते थे। ठीक है दोस्तों, विवाह के बारे में बात कर लेते हैं। पहला विवाह दुर्धरा के साथ हुआ था और दूसरा विवाह होता है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ। कब होता है? जब उसको युद्ध में पराजित करता है। वो बात हम अब जानेंगे इधर। ठीक है दोस्तों, इसके युद्धों की अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के, तो पहला ये युद्ध लड़ता है 317 ईसा पूर्व में। पंजाब और काबुल के क्षेत्रों को जीत लेता है। उसके बाद इसमें अभिमान आता है कि मैंने युद्ध किया और मैं विजेता हो गया, तो सीधा पंजाब से मगध पे हमला कर देता है। परिणाम क्या हुआ था? बगैर किसी रणनीति के, बगैर दुश्मन की ताकत को आते हुए ये जाके हमला कर देता है और परिणाम स्वरूप इसकी हार हो जाती है। जब हार हो जाती है तो ये बहुत व्याकुल और परेशान हो जाता है। कौटिल्य से कहता है कि अब मैं कैसे इसको हराऊंगा, इसकी सेना तो बहुत विशाल है, इसके बाद लाखों की सेना है और मेरे पास सिर्फ हजारों में संख्या है। कहने का मतलब 40 से 50 हजार की संख्या इन 2 से 2.5 लाख सैनिकों के साथ कैसे लड़ेगी। इस बात को सोचते हुए जब ये जंगल से चलते हैं, यानी वहां से बच के जब ये भागे थे उस युद्ध में हार कर, तो जब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य है एक ऐसी जगह पहुंचते हैं कि जहां एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और वो बच्चा भूख से रो रहा था
और वो कह रही थी कि हाँ, तू भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह गलती कर रहा है। क्यों? वो दूध पीते हुए बताते हैं कि पास में रखे हुए खाने को भी खा रहा था और उसकी उंगली या उसका हाथ उस गर्म रोटी से लग गया। जब उसकी मां कहती है कि हाँ, वही चंद्रगुप्त मौर्य वाली गलती तू कर रहा है, धीरे धीरे कोई कार्य नहीं कर रहा है, सीधा ही जाके रोटी को ले रहा है। और अब जानते हैं, जब फूली हुई रोटी में उंगली जाएगी तो भाप तो निकल के उससे जलन तो होगी। उसके बाद जब इस बात को वो सुनता है तो कौटिल्य आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक महिला ऐसे विचार क्यों रखती है। जब वो महिला के पास जाता है कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो वो कहती है कि हम इस गणानंद के शासन से बहुत परेशान हैं। हमें उम्मीद थी चंद्रगुप्त मौर्य आएगा और हमें इस दुष्ट के शासन से मुक्त कराएगा, लेकिन कोई भी वो गलती कर बैठा। फिर क्या होता है? दोबारा सेना संगठित करता है और ठीक 2 वर्ष बाद 315 ईसा पूर्व में मगध पे हमला करता है। मगध उस समय, ये आज हम देखें तो गया जो जिला है बिहार में पड़ता था। गणानंद की हार होती है और उसके बाद क्या होता है, शासन की चाबी या सत्ता की चाबी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो युद्ध लड़ता है 305 ईसा पूर्व या बीसी में, जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, उसके साथ। उस युद्ध में सेल्यूकस को यह पराजित करता है और वहां करता क्या है, पराजय के बाद ये प्रस्ताव रखता है सेल्यूकस के सामने। सेल्यूकस को जिंदा छोड़ता है और उसके सामने प्रस्ताव रखता है। कैसे? क्योंकि चंद्रगुप्त तो था बिहार की तरफ उस मगध में, वो कहता है कि मैं आपको पंजाब दे रहा हूँ, काबुल दे रहा हूँ, बलूचिस्तान दे रहा हूँ जो आज पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान दे रहा हूँ पूरा। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण अफगानिस्तान का जो क्षेत्र, काबुल, कंधार उसी में ही है, और बलूचिस्तान, और 500 हाथी। लेकिन बदले में आप मुझे एक आपकी पुत्री से आप मेरी शादी करेंगे जिसका नाम कार्नेलिया था। कार्नेलिया को ही हेलेना कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आप क्या करेंगे, एक प्रसिद्ध दार्शनिक मेरे दरबार में भेजेंगे, और वो सेल्यूकस मानता है और फिर मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजता है। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो दिगंबर जैन धर्म से थे, संप्रदाय से थे, भद्रबाहु थे, उनसे शिक्षा दीक्षा लेता है और फिर शासन का त्याग कर देता है। अंतिम समय कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान में गुजारता है और फिर भूखा प्यासा रहकर, जो जैन धर्म की एक पद्धति है कि व्यक्ति जो एक तरह से बड़ा जो संत होता है तो वो अपनी मृत्यु एक विधि के अनुसार करता है, और विधि का नाम था संधारा या संलेखना। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति को मृत्यु तक बिल्कुल भूखा रहना पड़ता है, ना ही अन्न ना ही जल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित समाप्त होता है। एक चीज मैं आपको यहाँ ये बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, कि आप अगर ध्यान से पढ़ें तो जरूरी नहीं है कि जयपुर, जोधपुर, अलवर में ही हमारे पास पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि हम वो सुविधाएं हो सकती हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ें, तरीके से पढ़ें, तो कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहीं जाके ही हम सफलता हासिल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल इंडियन हिस्ट्री बाय लोकेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार।